यहां लिखेंगे डे, डे, और इधर लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज, डे और नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है। अब डे स्टार्ट करेंगे संडे से, तो सबसे पहले लिखेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको संडे से। नंबर ऑफ ऑड डेज 0, यहाँ पर लिखना 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को कोई पर्टिकुलर डेट दे रखी है और मेरे से ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि ये जो डेट थी ना, इस डेट वाले दिन कौन सा दिन था, है ना, आप ये बताइए। ये आगे आने वाली फ्यूचर की कोई डेट बता दी जाए और हमसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि इस दिन कौन सा डे होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डेट तक के जितने भी ऑड डेज बनते हैं वो ऑड डेज आप कैलकुलेट करेंगे, सारे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज 2 आ जाता है तो आप बोलोगे कि उस दिन ट्यूसडे है। अगर मान लीजिए 4 आ जाता है तो आप बोलेंगे थर्सडे है, 3 है तो वेडनेसडे है। तो यहाँ से आपको बस ये सीक्वेंस याद रखना है। और सीक्वेंस याद रखना देखो कोई मुश्किल काम नहीं। हम ये कहते हैं कि जो वीक है वो वीक मंडे से स्टार्ट होता है, तो मंडे वाले दिन से हम याद कर लें 1 2 3 4 5 6, एंड कब होता है, सैटरडे को। और जो वीकेंड है संडे, संडे को आप मान लीजिए 0। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। और आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इसके कैसे हैं, जैसे हमने 2 एग्जांपल्स लास्ट टाइम करे थे। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। एग्जांपल 3 अभी कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक what was the day of the week, what was the day of the week on 25th December 1995, on 25th December 1995। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। 25 दिसंबर 1995, जैसे मान लीजिए हम आज 2021 में हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो हमें 2021 के तो टोटल दिन काउंट करने हैं। और 2021 के तो टोटल दिन काउंट करने हैं, और जो 2020 तक जितने भी नंबर ऑफ डेज थे वो काउंट कर लेने हैं। तो 1995 का मतलब ये है, 1995 को हटाओ पहले, पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1994 ईयर्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 1994 ईयर्स। तो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको मैं 400 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 400 ईयर्स जो होते हैं उनमें एक भी ऑड डे नहीं होता। तो हम 400 से डिवाइड करेंगे इसको सबसे पहले। 400 फोरजा, तो 400 फोरजा कितना हो गया, 1600 हो गया। फिर 1994 है, तो आगे देखेंगे 300, मतलब ये तो 1600 ईयर्स हो गए। अब कितने बचे, अब बचे 394 ईयर्स, तो उसमें से 300 अलग कर लो। 300 × 1। और अब 94 ईयर्स प्लस 94 ईयर्स कितना हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1994 ईयर्स। ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 400 × 4, 400 सालों में एक भी ऑड डे नहीं होता। तो 0 × 4 प्लस 300 सालों में एक ऑड डे होता है, तो ये हो जाएगा 1 × 1। ठीक है।
फिर 94 ईयर्स की बात करेंगे तो 94 ईयर्स में मैं देखूंगा लीप ईयर कितने और ऑर्डिनरी ईयर कितने। तो 94 ईयर्स को हम ये देखेंगे कि इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो 25 फोर्जा तो 100 होता है, 24 फोर्जा होता है 96, और 23 फोर्जा कितना होता है 92। 23 फोर्जा 92, तो प्लस 23 लीप ईयर्स। 23 तो लीप ईयर्स हो गए। अब 94 माइनस 23 करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 2 7, प्लस 71। हाँ 71 ऑर्डिनरी ईयर्स। ठीक है, तो इधर तो 0 इंटू 4 हो गया 0, 1 इंटू 1 हो गया 1। 23 लीप ईयर्स, तो एक लीप ईयर में दो ऑड डे होते हैं, तो 23 लीप ईयर्स में कितने हो जाएंगे 23 इंटू 2। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड ऑड डे होता है, तो 71 में कितने हो जाएंगे 71 इंटू 1। 1 प्लस 23 टूजा हो गया 46, 71 वनजा हो गया 71। काउंट करें, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 1 8। ठीक है, और 4 प्लस 7 11, 118 ऑड डेज। कितने ऑड डेज आ गए। अब 118 तो बहुत बड़ी टर्म है, इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। तो 118 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 वन जा 7, 11 माइनस 7 हो गया 4, 48 हो गया, 7 6 जा 42, तो 48 माइनस 42 हो गया 6। तो इसका मतलब 118 ऑड डेज का मतलब हो गया बेटा 6 ऑड डेज। हाँ 6 ऑड डेज। तो ये तो अभी 1994 ईयर्स की बात हुई। नाउ लेट अस कम टू 1995, क्योंकि 1995 में मुझे ये बताना है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन था, ये मेरे को बताना है। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, अभी ऑड डेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ डेज की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ डेज टिल 25 दिसंबर ऑफ 1995, मतलब सिर्फ 1995 ईयर की बात कर रहे हैं। 1994 ईयर्स तक तो मैंने देख लिया कि 6 ऑड डेज थे। अब सिर्फ 1995 1995 ईयर की हम बात कर रहे हैं, अकेले उस एक साल की। तो 25 दिसंबर तक कितने ऑड डेज हो जाएंगे, कितने डेज हो जाएंगे, पहले तो डेज ही देखो। जनवरी में 31 और 1995 है, तो इसका मतलब ये 4 से तो डिवाइड होने से रहा, तो इसका मतलब फरवरी में 28 डेज थे, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और दिसंबर में केवल 25 डेज, क्योंकि मुझे 25 दिसंबर तक जाना है। अब काउंट ऐड कर लो, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 और 1 12, और 1 13, और 1 14, और 5 19, 1 कैरी, 1 प्लस 3 4, प्लस 2 6, प्लस 3 9, प्लस 3 12, प्लस 3 15, प्लस 3 18, प्लस 3 21, प्लस 3 24, प्लस 3 27, प्लस 3 30, प्लस 3 33, प्लस 2 35। तो ये हो गया 359 डेज। टोटल 359 डेज हो गए 25 दिसंबर 1995 तक। अब 359 को आप क्या करो, 7 से डिवाइड करो। 359 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, तो 7 5 जा 35, इधर 9 आया तो 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 2, रिमाइंडर इज 2। ठीक है, तो बेटा यहां मैं लिख दूंगा 2 ऑड डेज। ठीक है, तो 25 दिसंबर मतलब उसके जो टोटल 359 डेज थे 1995 के, तो उसमें ऑड डेज कितने आए, दो ऑड डेज आ गए। ठीक है, और 1994 इतने ज्यादा जो ईयर्स थे 1994 ईयर्स में ऑड डेज कितने थे, 6 ऑड डेज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज
टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज टिल 25th December. Total number of odd days till 25th December 1995 is equal to 6 plus 2, मतलब 8 odd days. 8 odd days. अब 8 odd days का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 odd day, है ना? Yes, क्योंकि sir. 8 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 odd day का मतलब क्या है कि उस दिन दिन कौन सा था? मंडे। तो 25th December 1995 को था मंडे। बताइए जी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही और देखिएगा। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से, जैसे हमारा अगला एग्जांपल है कि जिस दिन इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन कौन सा दिन था? ये कैलकुलेट करना है। ये मिटा दूं पूरा? नोट कर लिया आपने? था Yes, sir. ठीक है। अर्पिता, टर्म 1 का पता चला कब है एग्जाम्स? सर 15 नवंबर तक बोला है। अच्छा, अभी डेट शीट आई नहीं है? नो सर। और सिलेबस दे दिया? सर टर्म 1 जो सीबीएसई बोर्ड से होगा ना। हाँ, यस सर, उसका सिलेबस तो आ गया है। तो सिलेबस वही है पूरा सीबीएसई के हिसाब से, क्योंकि कुछ स्कूल्स में सिलेबस ना चेंज करा गया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर, हमारा तो सीबीएसई के हिसाब से ही है। अच्छा अच्छा, चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक, हफ्ते का कौन सा दिन था, ऑन 15 अगस्त 1947? तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, 1947 में जब हम 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं, तो फिर 1947 को छोड़ दो और 1946 ईयर्स तक आप टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकालिए। ठीक है? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 1946 ईयर्स, इसको लिखा कैसे जा सकता है? 400 इंटू 4 करेंगे तो 1600 हो गया, प्लस यस सर। आगे कितना बचा? 346 बचा। तो 300 इंटू 1, और फिर लास्ट में बचता है 46 ईयर्स। चलिए, अब 4 का टेबल आप करते चले जाइए, तो 4 का टेबल जो हम करते जाएंगे, 4 साल में एक लीप ईयर होता है, तो 8 साल में कितने हो जाएंगे? 2, तो 4 टू 8। ऐसे ही करते करते 4 11 जा 44 हो जाएगा ना? ठीक, और 4 12 जा अगर करेंगे तो वो 48 हो जाएगा। तो 46 में से ही देखना है मेरे को। तो 4 तो 4 तो इसमें सॉरी 11 तो लीप ईयर्स आ जाएंगे, 4 इंटू 11। समझ रहे हैं? यस सर। 400 इंटू 4 प्लस 300 इंटू 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 11 लीप ईयर्स, प्लस 46 माइनस 11 करेंगे तो कितना बचेगा? 35। 35 ऑर्डिनरी ईयर्स। अब 400 ईयर्स में एक भी ऑड डे नहीं होता, तो 0 इंटू 4। 300 में एक ऑड डे होता है, तो 1 इंटू 1। 11 लीप ईयर्स, लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होता है एक लीप ईयर में, तो 11 इंटू 2। और ऑर्डिनरी ईयर में केवल एक ऑड डे होता है, तो 35 इंटू 1। हाँ, 0 + 1 + 22 + 35। 35 + 20 कितना हो जाएगा? 55। 55 2 57 58 हो गया। 58 ऑड डेज। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56। 58 माइनस 56 2, तो बचा केवल 2 2। ऑड डेज। हाँ,
ये 2 ऑड डेज हो गए। हाँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा 1947 की। 1946 तक तो हमारे पास हो गए 2 ऑड डेज। तो नंबर ऑफ डेज टिल 15th अगस्त ऑफ 1947, जनवरी में 31, लीप ईयर तो था नहीं तो फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में केवल 15 तक जाना है हमको। ऐड करिए, 1 + 8 9 +1 10 +1 11 +1 12 +5 17, 1 कैरी आ गया, 1 + 3 4 +2 6 +3 9 +3 12 +3 15 +3 18 +3 21 +1 227 डेज। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करो। 7 3 ज़ा 21, 22 - 21 हो गया 1, 17, 7 2 ज़ा 14, तो रिमाइंडर इज 3। तो इसका मतलब 3 ऑड डेज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, total number of odd days till 15th August 1947 इज इक्वल टू 1946 ईयर्स में तो 2 ऑड डेज थे और यहाँ पर आ गए 3 ऑड डे, तो 2 + 3 यानी कि 5 ऑड डेज। तो कौन सा दिन हुआ बताएंगे? फ्राइडे हो गया। समझ गए? अर्पिता क्लियर है? सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई थी। अच्छा, अब बता दो देखकर, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? यस सर। फ्राइडे, फ्राइडे हो गया। ठीक, तो इसी तरीके के और क्वेश्चंस हैं इसमें। अब और क्वेश्चंस आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें इतना ही करेंगे और बस 1 मिनट का टाइम ओके दो सर। मुझको। मैं इसमें ना आगे फिर अगला जो पोर्शन है क्लॉक्स वाला, क्लॉक्स वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है क्लॉक्स। क्लॉक्स में नोट करिएगा कि इन अ परफेक्ट क्लॉक द मिनट हैंड मेक्स 1 राउंड इन 60 मिनट्स। क्लॉक बना लीजिए पहले। बेटा ये तो मिनट हैंड हो गया, और जो छोटा वाला जो नीडल होती है, छोटा वाला जो हैंड होता है उसको हम बोल देते हैं आर हैंड। तो सोचिए कि 12 बजे हुए हैं, 12 बजने के बाद में फिर क्या होता है, मिनट हैंड जो है वो चलना शुरू करता है। मतलब आप समझिए कि 12 बजे हुए हैं तो 1 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 1 बज जाएगा। तो 12 बजे के बाद फिर क्या होता है कि ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड पूरे 1 घंटे में ट्रैवल करती हुई वापस यहाँ पर आ जाती है, 1 घंटे में, 1 आवर में। ठीक है,
और जो ये आर हैंड है ये उस 1 घंटे में यहां तक पहुंचता है। मैंने इसको डॉटेड उससे रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो ये यहां तक पहुंचता है 1 घंटे में, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे के टाइम में, 1 घंटे के टाइम में ये कितना आगे चली जाती है, मिनट हैंड उससे कितना आगे निकल जाता है। मिनट हैंड इससे, जैसे मिनट के स्पेसेस होते हैं ना, मिनट के स्पेसेस हम ये देखते हैं कि अगर हम वॉच की बात करें तो वॉच में बहुत ना, जैसे 12 और 1 है, तो अगर इधर बड़ी वाली जो छोटी वाली नीडल है वो 12 पर है, और बड़ी वाली नीडल मान लीजिए 1 पर आ गई, 1 पर आ गई, तो हम बोलते हैं 12 बजकर 5 मिनट हो गए हैं, इट्स 12:05 PM, हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक नंबर में कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है। तो 12 नंबर में कितने डिवीजन होंगे, 60 डिवीजन। मतलब, यस सर। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि 1 आवर के टाइम में, 1 आवर के टाइम में जो हमारी मिनट हैंड है वो मिनट हैंड 60 मिनट स्पेसेस कवर कर लेती है। छोटे छोटे कितने कितने स्पेसेस हैं उसमें, एक एक मिनट का जो स्पेस दे रखा है वो 60 मिनट्स में, टोटल कितने स्पेसेस हो गए, 60 मिनट्स। तो वो 60 मिनट्स कवर करती है, 60 मिनट स्पेसेस। और उस 1 घंटे के टाइम में ये जो आर हैंड है, छोटी वाली जो नीडल होती है, ये कितने मिनट स्पेसेस कवर करती है, ये करती है केवल 5 मिनट स्पेसेस कवर। ये समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। तो आप इसी चीज को नोट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आप नोट करेंगे, इन अ परफेक्ट क्लॉक द मिनट हैंड मेक्स, 2-3 पॉइंट्स लिखना, इन अ perfect clock the minute hand, in a perfect clock the minute hand makes one round in 60 minutes, makes one round in 60 minutes, makes one round in 60 minutes, whereas the R hand rotates through 5 minute spaces only. Whereas the R hand rotates through 5 minute spaces only. Rotates through 5 minute spaces only. ये हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, दिस मीन्स दैट मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट स्पेसेस, this means that minute hand gains 55 minute spaces this means that minute hand gains 55 minute spaces over the R hand in 60 minutes, over the R hand in 60 मिनट्स। मतलब टोटल 60 मिनट्स, टोटल 1 घंटे के टाइम में, 1 घंटे के टाइम में क्या होता है, ये जो मिनट हैंड है, देखो आर हैंड तो यहाँ आ गया, लेकिन मिनट हैंड घूमकर यहाँ पर 12 पर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि मिनट हैंड उससे कितना आगे निकल जाता है, उससे 55 मिनट स्पेसेस आगे निकल जाता है। ये समझ में आ गया, क्योंकि अगर मैं 1 से लेकर और 12 तक की दूरी इधर से देखूंगा तो वो 55 मिनट्स की होगी, समझ गए, यस सर। ठीक है। अगर आर हैंड यहीं पर रहता और मिनट हैंड घूमकर यहाँ आ जाता तो हम ये कहते कि 60 मिनट्स बाद दोनों के दोनों कोइंसाइड कर गए, दोनों के दोनों दोबारा मिल गए। लेकिन आर हैंड निकल जाता है 5 मिनट स्पेस आगे,
और ये निकल जाता है 60 मिनट स्पेस आगे, तो दोनों में गैप कितना हुआ, 60 माइनस 5, 55 मिनट स्पेसेस वो गेन कर लेता है। गेन मतलब वो उससे आगे निकल जाता है। ठीक है, अगर इतना समझ गए हो तो आगे चलो। ठीक है अर्पिता, इतना क्लियर है? बोलो। नोट करेंगे अगला पॉइंट इसमें कि 55 minute spaces are gained by minute hand, therefore 55 minute spaces are gained by 55 minute spaces are gained by the minute hand over the hour hand in 60 minutes. Over the hour hand in 60 minutes. तो 55 मिनट स्पेसेस कितनी देर में गेन करा, 60 मिनट्स में। देयरफॉर यूनिटरी मेथड से सो 1 minute space will be gained by 1 minute space will be gained by minute hand over hour hand। मतलब वो 1 मिनट स्पेस कितनी देर में आगे निकल जाएगा उससे, वो 55 मिनट स्पेस उससे आगे निकल जाता है आर हैंड से, कितनी देर में, 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट स्पेस कितनी देर में आगे निकल जाएगा, 60/55। समझ रहे हो? यस सर। है ना, इन 60/55 मिनट्स। तो अब मैं ये कहूंगा कि वो 60 मिनट आगे कितनी देर में निकल जाएगा, 60 minute spaces will be gained by minute hand over hour hand in 1 मिनट स्पेस कितनी देर में आगे निकल जाता है, 60/55 में। तो 60 मिनट स्पेस कितनी देर में गेन कर लेगा वो, 60 इंटू 60/65। समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो 5 11 55 एंड 5 12 60, और तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 12 0 0, 12 6 72, 720/11, 720/11 मिनट्स बोल दो या तो, और या फिर अगर इसको डिवाइड करें तो 11 6 66, 72 माइनस 66 कितना हो जाएगा, 60, 72 माइनस 66 हो जाएगा 6, 6 0 60, 11 5 55। तो 65 is to 5/11 मिनट्स। बताओ इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिएगा क्या है, कि हम ये बोलते हैं कि मिनट हैंड जो है वो आर हैंड से 60 मिनट स्पेसेस कितनी देर में उससे आगे निकल गया, कितनी देर में उसने गेन कर लिया। तो हम ये कहेंगे कि इतनी देर में, या 72/11 मिनट्स बोलो, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा इसमें। 72/11 मिनट्स में उसने 60 मिनट आगे पहुंच गया, 60 मिनट आगे गेन कर लिए। 60 मिनट गेन करने का मतलब क्या है, 60 मिनट आगे निकलने का मतलब क्या है भाई, वॉच में टोटल मिनट के लिए 60 मिनट्स ही तो होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो इतने टाइम में ना, इतने टाइम में वो 60 मिनट स्पेसेस आगे निकल गया, मतलब कोइंसाइड कर गया भाई। 60 मिनट के बाद तो 60 मिनट के बाद तो वो अपने आप उसी पोजीशन पर आ जाएगा जिस पोजीशन पर आर हैंड है,
तो आर हैंड से 60 मिनट आगे निकलने का मतलब क्या है, आर हैंड के ऊपर ही ओवरलैप कर जाना, कोइंसाइड कर जाना। ये समझ में आता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद आप ये देखिएगा, thus the two hands of a clock meet together, thus the two hands of a clock, two hands of a clock meet together in 7:20 upon 11 minutes। ठीक है, 7:20 upon 11 minutes। अच्छा, अब उसके बाद दो स्पेशल केसेस देखेंगे। पहली चीज तो ये है, इसको मैं बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर रहा हूँ, काम आएगा इस वाले सेक्शन में हमको। अब लिखें केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है, इफ बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड एट एन इंटरवल if both hands of a clock coincide at an interval of x minutes, of x minutes and x is of x minutes and x is less than 720 upon 11। ठीक है, कि x मिनट्स में दो क्लॉक, मतलब क्लॉक के जो दोनों हैंड है ना, वो क्या कहते हैं, वो x मिनट्स में ही कोइंसाइड कर जाते हैं। और जो वो x मिनट है वो 720 अपॉन 11 मिनट से कम है। मतलब कम टाइम में ही कोइंसाइड कर गए। कम टाइम में कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि क्लॉक जो है वो गड़बड़ है, क्लॉक बहुत फास्ट चल रही है, क्योंकि वो कम टाइम में ही कोइंसाइड कर गया। तो जिस पोजीशन पर उसको 720 अपॉन 11 मिनट्स में पहुंचना चाहिए था, वो उससे कम टाइम में ही वहां पर पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्लॉक जो है वो फास्ट चल रही है, नॉर्मल से फास्ट चल रही है। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर टोटल टाइम गेन्ड, टोटल टाइम गेन्ड कि कितना टाइम का फायदा हो गया। अगर घड़ी फास्ट चल रही है तो क्या हो गया कि वो जल्दी मिल जाएगी, तो जब जल्दी मिल जाएगी तो हमें टाइम का कुछ फायदा हो जाएगा। तो टोटल टाइम गेन्ड कितना हो गया वो हम बताएंगे। टोटल टाइम गेन निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि एक्चुअल में तो इतना टाइम होना चाहिए था, 720 अपॉन 11 माइनस एक्स, उसमें से एक्स मिनट को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उसको डिवाइड भी एक्स से कर दो, तो ये टोटल टाइम गेन्ड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यस सर। हाँ, ये फॉर्मूला याद करना है, इसका मैं प्रूफ नहीं करवा रहा आपको। कि टोटल टाइम गेन मतलब हमने कितना समय बचा लिया। घड़ी अगर फास्ट है तो क्लॉक जो मिनट हैंड दोबारा आर हैंड से मिली जाकर, तो उसने कितना समय बचा लिया, तो दिस इज कॉल्ड टोटल टाइम गेन्ड। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है, अब यहां पर हम ये कहेंगे एंड द इन दिस केस clock is said to be फास्ट। इस केस में हम ये कहेंगे जो घड़ी है वो फास्ट चल रही है। ठीक है, अब जरा देखिए दूसरा केस। केस सेकंड आप समझ ही गए होंगे कि केस सेकंड ये है कि अगर घड़ी जो है वो स्लो चल रही हो, तो स्लो चलने का मतलब क्या है कि उसको बड़ा टाइम लगता है आर हैंड पर आकर कोइंसाइड करने में, बड़ा टाइम लगता है। तो मतलब अगर वॉच हमारी, अगर हमारा क्लॉक जो है वो स्लो चल रही है, तो केस सेकंड देखिएगा। इफ बोथ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक
coincide at an interval of x minutes and x is greater than 720 upon 11 minutes. अर्पिता, ये पोर्शन अगर ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना? इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए कह रहा हूँ। सुन रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि टोटल टाइम लॉस्ट, इसमें क्या है कि उसको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है कोइंसाइड करने में, मिनट हैंड को आर हैंड के साथ कोइंसाइड करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। 720 अपॉन 11 मिनट्स लगना चाहिए, लेकिन उसको लग रहा है कितना टाइम, उससे ज्यादा लग रहा है। तो जब टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टाइम का ना लॉस हो Slow. रहा है। हाँ, टाइम का लॉस हो रहा है, तो जो घड़ी है वो स्लो है, वो बहुत धीरे चल रही है। तो इस केस में हम ये कहेंगे टोटल टाइम लॉस्ट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 720 अपॉन 11 अपॉन x, इतना मिनट्स, इतने का लॉस हो गया। ठीक है? Yes, sir. हाँ, इन दिस केस clock is said to be slow, is said to be slow। हम कहेंगे कि क्लॉक जो है वो काफी स्लो चल रही है। ठीक है? तो ये दो केसेस ध्यान रहे। और फिर उसके बाद में मैं आपको करवाता हूँ इसके क्वेश्चंस, कल करवाता हूँ। और जो क्वेश्चंस हैं इसके, अगर कल कंफर्टेबल हो, मैं अभी देवशी से पूछ लूंगा, वो अभी क्लास उसने अटेंड करी नहीं है। तो अगर कल कंफर्टेबल हो तो दोपहर में 2 बजे या 2:30 बजे मैं रखूंगा कल क्लास। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं बता दूंगा, कंफर्म कर दूंगा आपको। और Okay. इसके जो कैलेंडर वाले हैं जिसमें डेट देखकर डे निकालना होता है, तो वो Hmm. क्वेश्चन मैं अभी भेज रहा हूँ, वो करना प्रैक्टिस। Okay, sir. ठीक है? चलिए जी, ओके। Thank you, sir. ओके।